सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत और विदेशों में राष्ट्रप्रेम और हर्षोल्लास के साथ कल मनाया गया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश से 3 बुराइयां, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से छुटकारा पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, पारदर्शिता और समानता को प्रोत्साहित देते हुए भारत को विकसित बनाना प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने पर जोर देते हुए कल कहा कि अदालत व्यक्तियों को उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सुरक्षित लोकतांत्रिक जगह देती है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में एट होम भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समेत कई गणमान्य अतिथि भोज में उपस्थित थे। हरियाणा के नूंह में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंदुओं सामुदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में नूंह पुलिस ने कल गौरक्षक और गौरक्षा बजरंग दल के प्रमुख राजकुमार बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंगी को फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के अलावा उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में अगले 4 से 5 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। एजेंसी ने अपने बुलेटिन में पूर्वानुमान जताया है कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम और गरज के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड में शनिवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा। भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का कल वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण हैदराबाद निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ मिलकर रॉयल बंगाल टाइगर के इलाज के लिए एक विशेष वार्ड के साथ सुंदरवन में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता नियंत्रण के 2 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र के 30 से अधिक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक पुनर्जीवित दृढ़ संकल्प और मजबूत एकजुटता प्रदर्शित करने का आह्वान किया है। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने वक्तव्य जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान के वास्तविक सत्ताधारियों को के वादों और कार्यप्रणाली के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और परिवर्तित तालिबान की धारणा गलत साबित हुई है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी डेनिज ब्राउन ने कहा है कि रूस द्वारा यूक्रेन में आम लोगों के खिलाफ हमलों में बढ़ोतरी से दक्षिणी क्षेत्रों में और अधिक संख्या में लोग हताहत हुए हैं और सहायता अभियान भी प्रभावित हुए हैं। एक वक्तव्य जारी करके डेनिज ब्राउन ने अंधाधुंध हमलों की तीखी निंदा की है जिन्होंने आम नागरिकों और सिविल ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है। आजादी के इस मौके पर राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुला खत लिखा, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने 10वीं बार ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले बात करते हैं देशवासियों के नाम राहुल गांधी के खुले खत की। 77वें स्वाधीनता दिवस पर राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है, चाहे वो कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों ना हो। अपने खत में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी 145 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात की और अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उनकी यात्रा के दौरान लोगों ने उन्हें छुआ। राहुल ने कहा कि इस दौरान मेरे प्रेम का उद्देश्य अचानक स्वयं प्रकट हो गया था। मेरी प्यारी भारत माता कोई भूमि नहीं थी, ये विचारों का समूह नहीं था, ये कोई विशेष संस्कृति, इतिहास या धर्म नहीं था, न ही ये वो जाति थी जिसके लोगों को सौंपा गया। भारत माता हर एक भारतीय की आवाज थी, चाहे वो कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों ना हो। भारत सभी आवाजों के अंदर छिपी खुशी, डर और दर्द था। भारत को सुनने के लिए मेरी आवाज, मेरी इच्छाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं चुप हो गईं। भारत अपने किसी से बात करेगा लेकिन केवल तभी जब कोई विनम्र और पूरी तरह से चुप हो। मैं नदी में उस चीज की तलाश कर रहा था जो केवल समुद्र में ही मिल सकती थी। राहुल गांधी ने फारसी कवि रूमी को उद्धृत करते हुए कहा, अगर शब्द दिल से आते हैं तो वो दिल में प्रवेश करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपने घुटने में दर्द की बात कही। कहा, जब भी मैं रुकने के बारे में सोचता, कोई ना कोई आता और उन्हें जारी रखने की ऊर्जा उपहार में दे जाता। राहुल गांधी ने अपने दर्द को भुलाकर देश को ऊपर रखा है। वहीं पीएम मोदी ने आजादी की वर्षगांठ पर एक चुनावी भाषण दे डाला। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी को इससे पहले 21 तोपों की सलामी भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में 1800 विशेष मेहमान शामिल हुए, लेकिन आज के दिन भी वो कांग्रेस को कोसना नहीं भूले। संसद के मानसून सत्र के दौरान पीएम मोदी मणिपुर पर बोलने से खूब बचे, लेकिन 1800 विशेष मेहमानों के सामने उन्होंने मणिपुर पर भी मन की बात। दरअसल अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी ने 2024 चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि अगली बार इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरव गान प्रस्तुत करूंगा। अभी जो योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं, उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। अगले साल 15 अगस्त पर फिर आऊंगा। वहीं विपक्ष और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है? उनके लिए उनके जीवन का मंत्र है परिवार की पार्टी, पार्टी द्वारा और परिवार के लिए। देश के विकास के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। देश विकास चाहता है, देश 2047 का सपना साकार करना चाहता है। हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते। समय की मांग 3 बुराइयों से लड़ने की है: भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमारे देश को परिवारवाद ने नोच लिया है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। इसने हमारे देश पर दाग लगा दिया है। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। पीएम का भाषण इस बार पूरी तरह से राजनीतिक था, तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पीएम ने सत्ता में वापसी और परिवारवाद की बात की, तो विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेर लिया। तो पीएम के भाषण पर क्या रही विपक्ष की प्रतिक्रिया, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को परिवारवादी पार्टी कहा, तो विपक्ष की तरफ से उन्हें करारा जवाब भी फौरन दे दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मुझे ये कहते हुए पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान पर बहुत बड़ा खतरा है। सदन में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र बनाते हैं। भारत में 140 करोड़ लोग समर्पित हैं, लेकिन सदन में जब मैं अपनी बात करने के लिए उठता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आयोजित स्वतंत्रता पूर्व कार्यक्रम में मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधन होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच में आजाद हैं? इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी को हराएगा। इसी के साथ मोदी के तिरंगा फहराने पर आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने तंज कसा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी आखिरी बार लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं, वो अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे। उनका समय खत्म हो चुका है, आगे हम लोग आने वाले हैं। विपक्ष के इस वार से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। वहीं मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान से भी सियासी हलचल तेज है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में मणिपुर का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अब शांति बनी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता ने पीएम के बयान की पोल खोल के रख दी है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी पहले तो मणिपुर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। 100 दिन तक जब मणिपुर अशांत रहा, लेकिन पीएम ने कुछ नहीं बोला। यहां तक कि संसद में मणिपुर को लेकर पीएम मोदी के बयान की मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया था और विपक्ष पीएम के खिलाफ संसद में मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। तो पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर को लेकर 2.5 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उसके बाद पीएम मणिपुर पर लगातार बोल रहे हैं। साफ है कि पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अब दावा किया है कि मणिपुर से लगातार कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही हैं और पीएम के इसी दावे पर मणिपुर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि अगर मणिपुर में शांति है तो फिर पीएम मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए, उन्हें इम्फाल आना चाहिए और यहां आकर रैली को संबोधित करना चाहिए। मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि जो काम 2 दिन में हो सकता था, उसको आज 3.5 महीने हो रहे हैं। पीएम चाहते तो 7 दिन में मणिपुर में हालात कंट्रोल में हो सकते थे, घटना को बढ़ने ही क्यों दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम अगर कह रहे हैं कि वहां शांति बहाल हो गई है, तो कांग्रेस उनसे अनुरोध कर रही है कि लाल किले से भाषण देने की जगह मणिपुर की धरती इम्फाल से खड़े होकर भाषण दे, चुरा चांदपुर जाएं, वहां के लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दे। अगर पीएम मणिपुर जाते हैं तब समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री गए तो वहां शांति है, अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर पीएम जनता को गुमराह ना करें। वैसे पीएम के बयान पर सवाल तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी उठा दिए। बीजेपी विधायक और सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं और अभी तक पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो पाई है। समस्या का समाधान शांति से ही निकलेगा।
पीएम अपने ही बयान पर घिर चुके हैं, वहीं ईडी के घेरे में विपक्ष के नेता भी आ चुके हैं। विपक्ष दावा करता रहा है कि जहां गैर एनडीए दलों की सरकार होती है, उस राज्य में ईडी का दफ्तर हर जिले में खुल जाता है और जहां सरकार एनडीए की हो वहां ईडी रास्ता भूल जाती है। लेकिन जब ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन किया तो जवाब सोरेन ने दिया, उससे ईडी मुश्किल में दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कार्यालय में पेश होने का समन जारी किया था, लेकिन सीएम ने ईडी दफ्तर में पेश होने से मना कर दिया और सीएम ने खुद को तलब किए जाने वाली तारीख को लेकर ईडी पर नाराजगी भी जताई है। सीएम सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कड़े संदेश में उन्हें भेजे गए समन को वापस लेने की मांग भी की है। दरअसल सीएम सोरेन समन के लिए चुनी गई तारीख से नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक आकांक्षाओं के इशारे पर ईडी ने उन्हें समन भेजकर 14 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, जबकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि स्वतंत्रता दिवस से पहले की तारीख किसी भी सीएम के लिए काफी व्यस्त दिन होता है। उन्होंने कहा कि समन से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। सोरेन ने कहा कि जब ईडी के पास उनसे जुड़ी चल अचल संपत्ति के सारे दस्तावेज हैं, तो उन्हें फिर समन क्यों भेजा गया है। उनकी आईटीआर डिटेल भी एजेंसियों के पास है, इसलिए ये समन उनकी छवि को खराब करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल ईडी ने रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 9 फरवरी और 15 फरवरी को बड़गाई अंचल का सर्वे किया था। इसके अलावा कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कार्यालय का भी सर्वे किया गया था। जमीन घोटाले में सेमो में कार्यरत उदय शंकर के यहाँ छापेमारी के दौरान कई सारे दस्तावेज ईडी को मिले थे। उस छापे के बाद ईडी ने जमीन मालिकों और सरकारी पदाधिकारियों का बयान अलग अलग तारीखों में दर्ज किया था। ईडी ने जाँच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर सीएम सोरेन को समन जारी किया था। सोरेन के जवाब पर ईडी का क्या एक्शन होगा ये तो देखना होगा। एक्शन में तो कांग्रेस भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 7 से 8 हफ्तों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। राज्य की सत्ता पर वापसी के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रदेश में कई मुद्दों पर घिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारी ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा रखा है। मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलों भरा होने वाला है, इस बात का अंदाजा प्रियंका गांधी की 13 जून को हुई जबलपुर रैली में दिख चुका है। रैली में जुटी भीड़ ने कांग्रेस की ताकत का एहसास कराने का काम किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने 21 जुलाई को ग्वालियर में बड़ी जनसभा कर बीजेपी की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है और अब कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की और जनसभाएं कराने की तैयारी कर ली है। सितंबर और अक्टूबर में प्रियंका के कई और दौरे कराने का प्लान बनाया गया है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि चुनावों के ऐलान तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 22 रैलियां कराई जा सकती हैं और इसमें सबसे ज्यादा फोकस मालवा, निमाड़ के साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग पर रहेगा। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2018 में कांग्रेस को ग्वालियर, चंबल की 34 सीटों में से 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाद में कांग्रेस ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की तो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा। इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के पास 17-17 सीटें हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि सिंधिया के जाने के बाद भी उनकी सीटों में कोई कमी नहीं आए और पार्टी 2018 की तरह ही एक बार फिर प्रदर्शन करे। इसी के चलते प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में खासा फोकस कर रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था। उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए थे, जिसका पार्टी को फायदा मिला था। ऐसे में प्रियंका एमपी में भी गेम चेंजर साबित होंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की हार है।